हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे हस्तलिखित नोट्स के इस अगले वीडियो में। तो हमने कंप्लीट कर चुका था यहाँ तक और हमने इसे आगे समानता के अधिकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है समानता का जो अधिकार है कहाँ से कहाँ तक है। समानता का जो अधिकार है 14 से 18 आर्टिकल में है। आर्टिकल 14 जो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले या भारत के क्षेत्र के भीतर धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले या भारत के क्षेत्र के भीतर धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 कहता है कि इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है। 17 आर्टिकल कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात छुआछूत इसमें बताया गया है। आर्टिकल 18 है कि सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ करके अन्य सभी उपाधियों का उन्मूलन। अर्थात 18 है कि सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ करके अन्य सभी उपाधियों का उन्मूलन। भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को निहित किया गया है या निहित है। तो मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान में भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है। मौलिक अधिकार प्रकृति में क्या है? यह एक न्याय संगत है। आइए एक एक को समझते हैं। आर्टिकल जो 19 है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 22 है ये विवेकाधीन गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा का जो उपाय है ये आर्टिकल 22 में बात किया गया है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार और आर्टिकल 25 से 28 है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 से 30 है अल्पसंख्यकों को अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 32 से 35 जो है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। नेपाली भाषा को अगला क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। बोडो तथा मैथिली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। बोडो तथा मैथिली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। आर्टिकल 19 है ये वाक से स्वतंत्रता से संबंधित है। ये आपातकाल के दौरान स्वतः ही निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 20 से 21 है आपातकाल के दौरान भी कभी निलंबित नहीं होता। आपातकाल के दौरान ये कभी निलंबित नहीं होता है। आर्टिकल 352 में क्या है? आर्टिकल 352 जो कहता है ये राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल है।
अर्थात हम समझ सकते हैं जो आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। राजमन्नार समिति ये 1969 में तमिल सरकार डीएमके ने डीपीवी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त किया गया था। राजमन्नार ने केंद्र सरकार संबंधों के संपूर्ण प्रश्न की जांच करने और संविधान में संशोधन का सुझाव दिया ताकि राज्यों को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके। सरकारिया समिति के बारे में क्या बताया गया था? 1983 में केंद्र सरकार ने आर्य सरकारिया सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्र राज्यों संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया गया था। आयोग को सभी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा व्यवस्था के कामकाज की जांच करना तथा समीक्षा करना और उचित बदलाव और उपायों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। पुच्छी समिति क्या थी? पुच्छी समिति के बारे में जानेंगे। पुच्छी समिति के बारे में जानते हैं तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुच्छी समिति जो थी ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुच्छी की अध्यक्षता में अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। आइए जानते हैं हिमालय के बारे में। क्या जानेंगे? ये हम हिमालय के बारे में कुछ प्रश्नों को जानेंगे। हमने कहा था कि यह एक ऐसा टॉपिक एक ऐसी सीरीज है जिसमें ऑल टॉपिक्स को कंप्लीट किया गया है विभिन्न एग्जाम के लिए। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सीरीज है जो एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हिमालय के बारे में हम ये जानेंगे कि ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? ये 2400 किलोमीटर तक फैला है। कई समांतर एवं अभिसारी पर्वत मालाओं से मिलकर के हिमालय बना है। भारत जो है नेपाल व भूटान देश में आती है। मतलब जो हिमालय है ये भारत, नेपाल, भूटान देश में आता है। ये पर्वतमालाएं मुख्य रूप से गहरी घाटियों के द्वारा अलग होती हैं। पर्वतमालाएं मुख्य रूप से गहरी घाटियों के द्वारा अलग होती हैं जो एक विक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। हिमालय के मुख्यतः निम्न भाग हैं। तो कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, पीर पंजाल रेंज, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय इसी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय निम्न देशों से होकर के भी गुजरता है। तो हिमालय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल। तो भारत कितने देशों मतलब जो हिमालय है निम्न देश से गुजरता कौन कौन से? उसमें भारत आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और नेपाल आता है। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट यहीं पर मौजूद है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर मौजूद है? तो यहीं पर मौजूद है। अर्थात दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं है। इसकी ऊंचाई जो है हिमालय की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। 8,848 किलोमीटर। कई नदियाँ पहाड़ों से होकर के गुजरती हैं। जैसे कि यहाँ पर हिमालय से कई नदियाँ गुजरती हैं जैसे सिंधु नदी, यांगची, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ हिमालय से ही गुजरती हैं। हिमालय को विश्व में बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। पिछले दो मतलब कि पहले दो कौन से हैं? तो पहले में अंटार्कटिका, फिर उसके बाद आर्कटिका आता है। अर्थात हिमालय में बर्फ और हिम
पाए जाते हैं, जो तीसरे नंबर पर हैं। उससे पहले ध्रुव में आते हैं अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा हिम और बर्फ़ हैं, फिर आर्कटिक है, फिर हिमालय आता है। हिमालय में लगभग 15,000 ग्लेशियर है। कितना? हिमालय में लगभग 15,000 ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है। काराकोरम अर्थात काला पर्वत कहा, मतलब कि काराकोरम को काला पर्वत भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो हिमालय का ही भाग है। काराकोरम पर्वत पाकिस्तान, चीन, भारत के देशों के द्वारा साझा किए जाते हैं। इनमें अधिकांश पहाड़ गिलगित बाल्टिस्तान के आधार क्षेत्र में आते हैं। इनमें अधिकांश पहाड़ गिलगित बाल्टिस्तान के आधार क्षेत्र में आता है। इसका मुख्यतः नियंत्रण पाकिस्तान के पास काराकोरम की मतलब इसका जो मुख्यतः नियंत्रण है किसके पास है? तो ये पाकिस्तान के पास है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वतमाला ये K2 है। कौन सी? काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वतमाला K2 है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। आगे है कि यह आमतौर पर व्याख्यान गलियारे से शुरू होता है। वखान गलियारे से शुरू होता है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितना है? तो ये 500 किलोमीटर है। पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है 500 किलोमीटर। पश्चिमी घाट के शिखर ढके होते हैं लेटराइट मिट्टी से। पश्चिमी घाट के शिखर किससे ढके होते हैं? लेटराइट मिट्टी से ढके होते हैं। पश्चिमी घाट को शहार्द हिम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। किस पहाड़ियों से? पश्चिमी घाट को शहार्द पहाड़ियों से भी जाना जाता। इस पर्वतमाला को उत्तरी महाराष्ट्र में शहार्द तथा केरल में शाह पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये घाट जो हैं लेटराइट मिट्टी से ढका रहता है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच संकीर्ण तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच जो संकीर्ण तटीय मैदान का उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। मध्य भाग को कंकड़, दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो संकीर्ण भाग है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। मध्य भाग कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि दक्षिण में तमिलनाडु में यह श्रृंखला नीलगिरी मलाई के नाम से जानी जाती है। अपनी उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण ये विश्व में जैविक विविधता के 8 हॉटस्पॉट में से एक है। 8 हॉटस्पॉट में से एक है। भारत में मिट्टी के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले तो दक्षिण में तमिलनाडु में यह श्रृंखला नीलगिरी मलाई के नाम से जानी जाती। अपनी उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण ये विश्व में जैविक विविधता के हॉटस्पॉट में से एक है। भारत में मिट्टी के प्रकार, जो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन एवं पहाड़ी मिट्टी, पीठ एवं दलदली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय मिट्टी एवं क्षारीय मिट्टी, ये भारत की मिट्टी के प्रकार हैं। आइए कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला में ताला कावेरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये ताला कावेरी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला में ताला कावेरी से निकलती है। ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों से होकर के गुजरती है। तमिल साहित्य
तो हम तमिल साहित्य में पोन्नी नदी का नाम तमिल साहित्य में पोन्नी नदी का दूसरा नाम है। मतलब कि जो कावेरी नदी है इसको हम तमिल साहित्य में पोन्नी नदी के नाम से जानते हैं। कावेरी नदी की बाईं ओर से सहायक नदियों में आती हैं हरंगी नदी, हेमावती और सिमसा नदी, अर्कावती। ये कावेरी की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो कावेरी की दाहिनी ओर की सहायक नदियों में आती हैं लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती नदी, भवानी नदी, नोथल नदी और अमरावती नदी। ये दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। कावेरी जल विवाद क्या है? यह नदी 3 राज्यों से तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ पहुंचाती है। तो 3 राज्य कौन से हैं? जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और पांडुचेरी। ये तीन राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ पहुंचाने वाली है। विवादों की उत्पत्ति 1892 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच हस्ताक्षरित 2 मध्यस्थता समझौतों से जुड़ी है। इसने ये सिद्धांत स्थापित किया कि नदी पर जलाशय जैसी कोई भी निर्माण गतिविधि निचले तटवर्ती राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। आगे हमारा अगला टॉपिक ये है कि पृथ्वी को 4 मुख्य परतों में बांटा गया है। पृथ्वी को 4 मुख्य परतों, बाहर की तरफ से ठोस परत, मेंटल, बाहरी कोर तथा आंतरिक रूप से कोर में बांटा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग क्या होगी? पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानते हैं। तो हमारा पहला जो भाग है ये क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहा जाता है। सभी परतों में सबसे महीन है। सभी परतों में सबसे महीन और महाद्वीपीय द्रव्यमान पर ये लगभग 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर केवल 5 किलोमीटर है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे महीन परत है। ये हमारे ग्रह के आयतन का लगभग 1% से भी कम है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और यह आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों से बनी होती है। बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी की क्रस्ट अस्थिर होती है। तो हम यहाँ पर जानें कि क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या है? एक बार दोबारा देखते हैं कि क्रस्ट जो है ये पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। सभी परतों में सबसे महीन परत और महाद्वीपीय द्रव्यमान पर लगभग ये 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर केवल 5 ही किलोमीटर है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे महीन परत है और ये हमारे ग्रह के आयतन का लगभग 1% से भी कम है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और यह आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों से बना होता है। बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी की क्रस्ट अस्थिर रहती है। मतलब वो स्थिर नहीं रहता। आइए दूसरा समझेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। ये पृथ्वी की सबसे चौड़ा भाग होता है। मेंटल के ऊपरी भाग को आकाश मंडल के रूप में जाना जाता है। और सबसे लास्ट और आंतरिक परत के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कोर। यह अंतरम परत लगभग 3500 किलोमीटर तक फैला है। मतलब कि 3500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ कोर है। केंद्रीय कोर में बहुत अधिक तापमान एवं दबाव होता है। मतलब कि सबसे जो निचली परत कोर में होता है वहाँ पर बहुत ही अधिक दबाव और अधिक तापमान होता है। आंतरिक कोर जो है ये ठोस अवस्था में है जबकि बाह्य कोर तरल अवस्था में होता है। असंतुलता क्या होती है जानते हैं। उन सभी परतों को एक संक्रमण क्षेत्र के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाता है। इन संक्रमण क्षेत्रों को असंतुलता कहा जाता है। कॉनरॉड्स अंततः ये ऊपरी क्रस्ट और निम्न क्रस्ट के बीच स्थित होते हैं। अब हम एक जानेंगे मेहरू विकसित। मतलब ये इसके कई भाग होते हैं। मोहरोविकिक असंतुलता क्या है? ये है क्रस्ट और मेटल के बीच क्या स्थित होते हैं मोहरोविकिक असंतुलता। रैपिडी डिस्क्रेंटिटी क्या है?
रैपिड डिसकंटिन्यूटी ये ऊपरी मेटल एवं निम्न मेटल के बीच का क्षेत्र होता है। गुटेनबर्ग असंतता ये कोर और मेटल के बीच स्थित होते हैं। लेहमैन क्या है? लेहमैन असंतता ये ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच स्थित होते हैं। ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच स्थित होता है। आइए जानते हैं पंचनाद। ये हमारा इसमें से नया टॉपिक है पंचनाद। पंचनद के अंतर्गत 5 नदियां आती हैं, अर्थात पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम है। पंचनद जो है पंजाब की नदियों का उपनाम है। वो पंजाब के अंतर्गत 5 नदियां आती हैं, तो सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां हैं जो पंचनद के नाम से जाना जाता है। और बिहार का उपनाम भी पंचनद है। बिहार कह रहे हैं, पंजाब में ये 5 नदियां बहती हैं, जिसे हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत आती हैं? तो सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी, चिनाब और झेलम नदियां आती हैं। ये सभी सिंधु की सहायक नदी हैं, परंतु पंचनद में शामिल नहीं है। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो सिंधु है ये पंचनद में शामिल नदी नहीं है। पंचनद में केवल 5 नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आते हैं, लेकिन सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। ये 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये कैलाश पर्वत, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी चीन में तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से हुआ है। मुहाना की बात किया जाए तो ये अरब सागर कराची के पूर्व पाकिस्तान में इसका मुहाना। सिंधु भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर के बहती है। इसमें है फिर झेलम के बारे में जानेंगे। जो झेलम है ये कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पंजाब की तलहटी में स्थित बेरी नाका में एक झरना है। मुहाना जो है झेलम का पाकिस्तान में चिनाब नदी के पास ये श्रीनगर और उलर झील से होकर के बहती है। झेलम नदी श्रीनगर और उलर झील से होकर के बहती है। और झेलम का जो मुहाना है ये पाकिस्तान में चिनाब नदी के बारे में, जो चिनाब नदी का जो उद्गम है ये 2 धाराओं चंद्र एवं भागा से बनती है, जो हिमालय प्रदेश में कैलांग के पास टेढ़ी नदी में मिल जाती है। मुहाना जो है चिनाब नदी का पाकिस्तान में सिंधु नदी में चिनाब का जो मुहाना है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है सिंधु। चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जल विद्युत संयंत्र तो बगलिहार, कीरू, रतले, सलाल ये इसके जल विद्युत संयंत्र हैं। रावी नदी का जो उद्गम है ये रोहतास दर्रे के पश्चिम में हिमालय प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में है। उद्गम कहाँ पर है? रोहतास दर्रे के पश्चिम में हिमालय प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में। और राप्ती नदी का मुहाना पाकिस्तान में चिनाब नदी पर है। जल विद्युत संयंत्र है शाहपुर कंडी, रणजीत सागर, बैटा, सियोल और चमेरा। तो यहाँ पर जो है ये नदियों के बारे में था। आगे क्वेश्चन पढ़ें कि कौन सा तत्व मोनोजाइट रेत का शोधन करने के बाद प्राप्त होता है। तो ये जो थोरियम है ये मोनोजाइट रेत का शोधन करने के बाद प्राप्त होता है। मोनोजाइट भंडार जो है ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्राप्त होता है। मोनोजाइट भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये भंडार है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं। आइए जानते हैं थोरियम। थोरियम जो है ये आवर्त सारणी के एक्टिनाइड
श्रृंखला का तत्व है जिसमें रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व हैं। इसकी थोरियम की परमाणु संख्या 90 है। थोरियम की जो परमाणु संख्या है ये 90 है। यह थोरियम एक उपयोगी परमाणु रिएक्टर ईंधन होता है। थोरियम व्यावसायिक रूप से खनिज मोनोजाइट से प्राप्त होता है। कहाँ से? ये खनिज मोनोजाइट से प्राप्त होता है। सोना का प्रतीक होता है Au, जिसका परमाणु क्रमांक 79 है। इसे धन की सुरक्षा, वित्तीय विनिमय, आभूषण बनाने में किया जाता है। प्लूटोनियम Pu इसका प्रतीक है। 94 परमाणु क्रमांक। कुछ हृदय पेसमेकरों के लिए विद्युत बैटरी ईंधन परमाणु ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियम जिसका प्रतीक होता है Ra, 88 परमाणु क्रमांक। दवा, कैंसर के लिए रेडियोथेरियम। बाल्टिक सागर से घिरा देश कौन सा है? बाल्टिक सागर से घिरा देश कौन सा है? तो बाल्टिक सागर से जो घिरे देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो बाल्टिक सागर से घिरे हुए देश हैं? बाल्टिक सागर से कौन सा जिला, मतलब कि कितने देश हैं जो बाल्टिक सागर से घिरे हैं? तो ये डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी जो है ये बाल्टिक सागर से घिरा हुआ देश है। विश्व में खारे जल का सबसे बड़ा विस्तार कहाँ पर है? विश्व में खारे जल का सबसे बड़ा विस्तार, मतलब कि जो विश्व में सबसे बड़े खारे पानी का सबसे बड़ा विस्तार भी कहाँ है? ये बाल्टिक सागर में ही। ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में जानते हैं, मतलब कि कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी महासागरीय धारा के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे वेनेजुएला, लेब्राडोर, कैनेरी और कुरेशियो एक गर्म महासागरीय धारा है। कुरेशियो क्या है? एक गर्म महासागर धारा है। और इसमें वेनेजुएला, लेब्राडोर, कैनेरी जो होती हैं ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। और महासागरीय धाराओं के बारे में हम अब अगले वीडियो में यहाँ से कंप्लीट करेंगे। शेष आज बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।